हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नवी और आप देख रहे हैं लर्न विथ नवी। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13 ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि का विज्ञान। तो आइए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। पहला सवाल उठता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। आप लोगों को पता होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हमें जो कुछ भी सुनाई देता है, जिस चीज की अनुभूति हम अपने कानों के द्वारा करते हैं, वही ध्वनि है। और सवाल ये उठता है कि ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका जवाब काफी आसान है कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न होती है। यानी जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन यानी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे या इधर उधर गति करता है तो हम उसे कंपन कहते हैं। आप इसको एक उदाहरण से समझें। आपने एक तारा देखा होगा, ये पिक्चर से एक तारा का। इसमें जो है तार होती है। जब ये तनी हुई तार कंपन करती है यानी आगे पीछे हिलती डुलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं तबले में एक झिल्ली होती है। तो जब तबले को हम पीटते हैं तो तबले के आगे पीछे गति करने से जो है आपका जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। यही इसके अलावा मंजीरा, घटम, इन सब में क्या होता है कि पूरा का पूरा यंत्र ही जो है कंपन करता है। आप इसको एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। आपके घर में थाली और चम्मच तो जरूर होगा। आप क्या करें, एक थाली ले, उसको हवा में लटका दे किसी सहारे के साथ। इसके बाद जो है उस पर जो है चम्मच से वार करें तो आप देखेंगे कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसके बाद जब आप छुएंगे तो आप साफ साफ स्पष्ट रूप से कंपन को भी महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने समझा कि जो भी चीज हम सुनते हैं, जिस चीजों की अनुभूति हमें अपने कान के द्वारा होता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न होती है। कंपन क्या है? तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे या इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में गति करता है तो हम उसे कंपन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम मानव जो है ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो हम जो है, मैं जो हूँ ध्वनि कैसे उत्पन्न करता हूँ, एक इंसान कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है। तो आप सबको पता होगा कि ध्वनि हमारे गले से निकलती है। तो आखिर गले में ऐसा क्या है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? तो हमारे गले में जो है, अगर आप अपने गले के निचले भाग को छुए तो आपको जो है एक उभरी हुई आकृति जो है दिखाई पड़ेगा या महसूस होगा। वो जो आकृति है हम उसको कहते हैं वाद्य यंत्र। ठीक, स्वर यंत्र, लाइरिक्स भी बोलते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र होता है, इसके बीचों बीच में जो है दो पतली सी झिल्ली होती है। आप जो है चित्र में देख सकते हैं। पहले चित्र में ये जो झिल्ली है खुली है और दूसरे में जो है ये बंद है। ये एक मांसपेशी का टुकड़ा है। जब फेफड़े से जो है हम हवा बाहर निकालते हैं, बलपूर्वक हवा बाहर निकालते हैं, तो ये जो है, ये जो झिल्ली है, वाक तंतु जो है, ये काफी संकीर्ण होता है, सिकरा होता है। इस झिल्ली से जो है हवा गुजरती है और हवा के गुजरने के कारण जो है ये तंतु जो है ये कंपन करता है और इसी कंपन के परिणाम स्वरूप जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अभी हमने समझा कि हमारे गले में जो है दो पतली झिर्री होती है और जब फेफड़े से बलपूर्वक हवा इस झिर्री से होकर गुजरती है तो हमारे गले में कंपन उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप ध्वनि उत्पन्न होता है। अच्छा, अगर हम लोग पुरुषों में देखें तो ये जो वाक तंतु है इसकी लंबाई 20 mm होती है, महिलाओं में 15 mm होती है और बच्चों में और भी छोटा होता है। तो वाक तंतु के लंबाई में अंतर के कारण जो है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जो ध्वनि होती है वो हमें अलग अलग सुनाई पड़ती है। अब दूसरी बात ये है
कि ध्वनि तो हमने समझ लिया कि कंपन से उत्पन्न होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ध्वनि को सुनते कैसे हैं। तो देखिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सवाल ये उठता है कि ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है। सुनने के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमें ये समझना कि ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती कैसी है। तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। सहारा यानी कि माध्यम। ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति कर सकता है। ठोस माध्यम में जो है जो कण होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ठोस के कण किस तरह से एक दूसरे से जो है टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसमें जो ध्वनि जो वायु तरंग की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो गति होती है ध्वनि की वो होती है गैस में। ठीक है, अगर आप एक टेबल है वो ठोस है, आप टेबल पे कान लगाए और टेबल के आखिरी सिरे पर जो है आप अपने दोस्त को कहें कि वो उंगली से कुछ खुरचे, तो उसकी आवाज को आप स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। आपको पता होगा कि डॉल्फिन और व्हेल जैसे जो जीव हैं, बड़े जीव हैं, वो पानी में रहते हैं और वो जो है ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं अपने मुंह के द्वारा, और वो तरंग जो है द्रव में गति करते हैं। गैस में जो है कणों की गति सबसे कम होती है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब हम बात करते हैं निर्वात। निर्वात यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे हवा भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल खाली जगह। ठीक है, तो हमने समझा कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सहारा चाहिए, और वो सहारा क्या होता है, किसी भी माध्यम में मौजूद कण। क्योंकि निर्वात में कोई कण नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में वायु नहीं है। अगर आप अंतरिक्ष में बात करना चाहे अपने दोस्त से तो आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो है वायु नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, फिर हमने समझा कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है। अब तीसरी बात हम लोग समझने वाले हैं कि हम ध्वनि को सुनते कैसे हैं। तो अगर आपको पता होगा भाई कि हम लोग जो सुनते हैं वो कान के द्वारा सुनते हैं। कान जो होता है, इनके 3 भाग होते हैं। पहला बाहरी भाग जो जिसको आप छूते हैं, टच करते हैं, ठीक है, जिसको आप कान कहते हैं। उसके बाद होता है मध्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग। जो बाहरी भाग है कान का उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण पल्लव। ये क्या करता है, वातावरण से ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और कान के अंदर लेके जाता है। मध्य भाग जो है वो एक लंबी सी नली होती है जो ध्वनि तरंगों को क्या करती है कि और भी ज्यादा जो है वो उसको पास ले आती है। जो तरंग दूर दूर होते हैं उसको क्या करती है, पास लाती है। इसके आखिरी सिरे पर होता है कर्णपट या कान का पर्दा। ये एक बिल्कुल पतला सा झिल्ली होता है। जब इससे ध्वनि तरंगे टकराती है, ठीक है, तो ये आगे पीछे गति करती है यानी कंपन करती है, और इस कंपन को जो है कान के अंदर मौजूद 3 हड्डियां जो है कई गुना बढ़ा देती है और उसको कान के अंदर लेके जाती है। कान लेके जाती है कान के अंदर, आंतरिक कान में। और आंतरिक कान में क्या होता है कि एक यहाँ पे आप देखे होंगे घोंगे जैसी जो है एक आकृति है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्णावत। ये क्या करता है, उस कंपन को विद्युत तरंग में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देती है और मस्तिष्क को भेज देती है। मस्तिष्क क्या करता है, इस तरंग को तुरंत जो है इन संकेतों को ध्वनि में बदल देता है और फिर हम को सुनने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो अभी हमने समझा कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, और ध्वनि को हम सुन कैसे पाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं आयाम और प्रबलता। आयाम क्या है, कोई भी तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करता है तो उसे हम लोग आयाम कहते हैं। फिर से हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक रस्सी है, सीधी रस्सी है, तनी हुई रस्सी है। अगर आप उस रस्सी को झटका दे तो रस्सी में क्या होगा, रस्सी ऊपर और नीचे गति करेगी।
तो ये आपका हो गया तरंग। अब ये जो रस्सी है अपने माध्य स्थिति से, जो पहले वाला इसका पोजीशन था, उससे कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, इसी को हम लोग बोलते हैं आयाम। और आयाम पर निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। क्या निर्भर करती है? प्रबलता। अब जैसे कि यहाँ पे आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, हम जो फुसफुसाते हैं, अच्छा एक चीज और पहले हम लोग देख लें कि ध्वनि की जो प्रबलता है उसको डेसिबल में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है ये वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उदाहरण से समझे, अगर हम किसी ध्वनि का आयाम 2 गुना कर देते हैं तो उसकी प्रबलता 4 गुनी हो जाती है। अगर हम ध्वनि का आयाम 3 गुना कर देते हैं तो उसकी प्रबलता 9 गुनी हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं, इनकी भी एक आवाज है। ठीक है, सांस का भी आवाज, इसकी प्रबलता कितनी होती है? तो सामान्य श्वास की प्रबलता होती है 10 डेसिबल। इसके अलावा कभी कभी आप लोग जो है क्लास में अपने दोस्तों से फुसफुसा कर बात करते हैं, तो उस फुसफुसाहट की प्रबलता कितनी होती है? 30 डेसिबल। इसके अलावा समान बातचीत की प्रबलता कितनी होती है? समान बातचीत की प्रबलता होती है 60 डेसिबल। इसके अलावा जो फैक्ट्री का शोर होता है उस शोर की प्रबलता होती है 80 डेसिबल, और ये 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता वाली ध्वनि हमारे कान के लिए हानिकारक होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? तो हमने समझा कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न होती है। तो कोई भी वस्तु प्रति सेकंड जितनी बार कंपन करता है, 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है, उस कंपन को या दोलन को ही हम लोग उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति क्या है? कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उस कंपन की संख्या को ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि का जो तारत्व है, पिच है, ठीक है, ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं क्या कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, मापन यूनिट। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 1 दोलन प्रति सेकंड। अगर हम कहते हैं कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वो जो ध्वनि का तरंग है 1 सेकंड में 500 बार अपनी दिशा बदल रहा है, 500 बार ऊपर और नीचे कर रहा है। ठीक है। अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व कम होता है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब है लो पिच, और अगर किसी साउंड का पिच लो होगा तो वो साउंड डीप होगा। और अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक है तो वो जो है तीक्ष्ण आवाज होगी, श्रिल साउंड होगा। जैसे उदाहरण से आप लोग समझते हैं, ढोलक जो होती है उसकी आवृत्ति निम्न होती है लेकिन उसकी प्रबलता जो होती है वो उच्च होती है। वही जो चिड़ियों की आवाज होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, प्रबलता कम होती है और आवृत्ति अधिक होती है। किसमें? चिड़ियों में। और ढोलक में क्या होता है? प्रबलता अधिक होती है और आवृत्ति कम होती। प्रबलता अधिक का मतलब है कि प्रबलता अधिक होता है, आपने प्रबलता पीछे देखा कि कम माध्य स्थिति से जो तरंग है वो ज्यादा जो है विस्थापित हुआ है। दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि ध्वनि की प्रकृति को हम लोग कैसे तय करते हैं। तो हमने समझा कि ध्वनि का 2 इंपॉर्टेंट गुण है, ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि का तारत्व। ध्वनि का प्रबलता निर्भर करता है उसके आयाम पर और ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। तो हमने यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर है एक शेर। शेर का जो दहाड़ होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, यानी शेर की ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है, तारत्व कम होता है। हम लोग ढोल का बात करते हैं, ढोल की प्रबलता भी ढोल जो होता है इसकी आवृत्ति कम होती है
आवृत्ति कम होती है इसलिए तारत्व कम होता है। सीधे शब्दों में कहें कि ध्वनि ढोल की का जो आवाज है इसकी प्रबलता अधिक होती है और शेर की आवाज की भी प्रबलता अधिक होती है। ढोल का तारत्व कम होता है और शेर की आवाज का भी तारत्व कम होता है। अब हम लोग चिड़ियों का बात करते हैं तो चिड़ियों का जो ये चहचहाट होता है इसकी प्रबलता कम होती है, साउंड कम होता है, आवाज धीमा होता है, लेकिन इसका तारत्व बहुत उच्च होता है। ज्यादा देर तक अगर आप किसी उच्च तारत्व वाली ध्वनि को सुनेंगे तो वो आपके सर में दर्द हो जाएगा। सीटी का आवाज इसका एक अच्छा उदाहरण है। सीटी के का जो आवाज होती है इसका प्रबलता और तारत्व दोनों उच्च होता है। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। देखिए हमारे चारों ओर जो है कई प्रकार की ध्वनियां जो है मौजूद है, लेकिन हम उन सभी ध्वनियों को नहीं सुन पाते। हमारा जो कान है ये कुछ ही ध्वनियों को सुन पाता है। तो हमारा कान जिस ध्वनि को सुन पाता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, और जिस ध्वनि को हमारा कान नहीं सुन पाता है, जिसको हम नहीं सुन पाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। ठीक है। अश्रव्य ध्वनि को हम लोग जो है दो भाग में बांट सकते हैं। पहला अवश्रव्य ध्वनि, वैसी ध्वनि जिसकी प्रबलता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम लोग कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि, और वैसी ध्वनि जिसकी प्रबलता 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासाउंड। ठीक है। और अवश्रव्य यानी इंफ्रासाउंड। ध्यान से सुने, अश्रव्य ध्वनि दो प्रकार का, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या होता है? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो ध्वनि होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि, इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, और इसी ध्वनि को हमारा कान जो है वो सुन पाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जो कुत्ते होते हैं ये अल्ट्रासाउंड को सुन पाते हैं, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को कुत्ते सुन पाते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। आपने अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम सुना होगा। पेट का और शरीर के अन्य कई अंगों का जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा चित्र निकाला जाता है, जिससे कई बीमारियों का पता चलता है। उदाहरण के लिए किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन का पता जो है हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा ही पता चलता है। इसके अलावा जो हाथी होते हैं वो इंफ्रासाउंड को सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन पाते हैं। अच्छा, इनके बारे में आप जो है कक्षा 9 में जो है और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग समझ पाते हैं कि क्या जितनी भी ध्वनि हम लोग सुनते हैं वो हमारे लिए सुखद होता है? तो जवाब है नहीं। कुछ ध्वनि सुखद होता है और कुछ ध्वनि हमारे लिए दुखद होता है। तो जो ध्वनि हमारे कान को सुखद अनुभूति देते हैं उसे हम लोग कहते हैं संगीत, म्यूजिक, और जो ध्वनि हमारे कान को दुखद अनुभव देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शोर, नॉइज। तो हम ध्वनि को भी दो भाग में बांट सकते हैं, सुंदर ध्वनि म्यूजिक और दूसरा शोर। भाई म्यूजिक किसको बोलेंगे? कानों को जो ध्वनि सुखद लगता है, और शोर किसे कहेंगे? कानों को जो ध्वनि अप्रिय और अवांछनीय लगता है। सुखद ध्वनि में क्या होता है कि ये नियमित और आवर्ती कंपन करती है, और इसमें क्या होता है कि ये अनियमित और अनियंत्रित कंपन करते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं हारमोनियम, सितार, गिटार, ये सब सुखद ध्वनि है इसकी। ठीक है। वहीं जो है ट्रक का हॉर्न हो गया, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बिल्डिंग का काम हो रहा है, या फिर ट्रैफिक का जो आवाज है, ये सारे के सारे शोर के उदाहरण हैं। अच्छा, ये जो शोर है ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता है। ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का क्या अर्थ है।
तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछनीय ध्वनि की उपस्थिति ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ये जो शोर होता है ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है और इसके कारण हमें जो है कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अनिद्रा, इंसोमेनिया। ठीक है, साउंड पोल्यूशन के कारण जो है जो पहला रोग होता है वो है अनिद्रा, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, नींद की कमी। दूसरा क्या होता है, हाइपरटेंशन यानी अत्यधिक तनाव। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा एंजाइटी यानी कि चिंता, मानसिक तनाव। इसके अलावा क्या है कि श्रव्य क्षति भी हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ये लोग बहरे हो सकते हैं यदि आप लगातार 80 डेसिबल से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुनते हैं, शोर को सुनते हैं, तो अस्थायी या अस्थायी रूप से जो है आप बहरे हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इनका भाई समाधान क्या है, शोर को हम नियंत्रित कैसे करें। तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला है स्रोत पर नियंत्रण, दूसरा है मार्ग में अवरोध और तीसरा है प्राप्तकर्ता की सुरक्षा। ठीक, तो इसमें से हम लोग पहला देखते हैं, स्रोत पर नियंत्रण। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वाहनों और मशीनों में साइलेंसर लगाया जाए। अगर कोई वाहन है या कोई मशीन है काफ़ी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसमें साइलेंसर लगाया जाए। साइलेंसर क्या होता है, ये ध्वनि को कम करने वाला जो है एक यंत्र होता है। इसके अलावा टेलीविज़न और संगीत निकायों की प्रबलता को कम रखना। अगर आप भाई घर में टीवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका लाउडनेस कम रखें। और तीसरा है भाई हॉर्न का कम से कम यूज करें। तो ये पहला 3 पॉइंट था कि स्रोत पर ही हम कंट्रोल करें, यानी जो बीमारी का जड़ है वहीं पर कंट्रोल करें। दूसरा क्या है कि अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या करें, तो सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाएं। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं और बगल में मान लीजिए कि सड़क है तो अगल बगल में पेड़ लगाएं, और रोड से दूर है फिर भी आपको आवाज़ सुनाई देता है तो पेड़ लगाएं। बीच में कुछ ऐसा रुकावट पैदा करें कि ध्वनि आप तक पहुँचे नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर को साउंड प्रूफ बना सकते हैं। ठीक है, ध्वनि को आवाज़ तक पहुँचने से रोक सकते हैं। तीसरी बात है भाई प्राप्तकर्ता की सुरक्षा। तो उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं लगाया जाए। ऐसे फैक्ट्रीज नहीं लगाया जाए जो काफ़ी ज़्यादा शोर उत्पन्न करते हैं। दूसरा, श्रवण बाधितों के लिए जो है अगर प्रौद्योगिकी या फिर संकेत भाषा का समर्थन, ये तो लास्ट इलाज है कि अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर पाए, बहरे हो गए तो क्या करें भाई। तो आपके लिए कि आप हियरिंग एड यूज करें और सिंबल लैंग्वेज जो होता है, साइन लैंग्वेज, उनका यूज करें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ध्वनि। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।